Hello friends, good morning all of you. My name is Jwala Garg. I am representing Mukul Garg and Associate and today topic is mistake in financials and ITR. अगर क्या क्या हमारी मिस्टेक्स होती है हो सकती है या हम मोस्टली करते हैं जिसकी वजह से AO हमें नोटिस भेज देते हैं जो हमें रिप्लाई करना पड़ जाता है, उसके लिए आपको हमारे पास आना पड़ता है, CAs के पास आने पड़ता है। इसलिए इट्स बेटर ये शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो जिससे आप अपने ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं अपनी ITR में ध्यान रखें और उसकी वजह से आपको इनवैलिड रिटर्न के नोटिस आपके पास नहीं आएंगे। मैं पॉइंट्स वाइज पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगी। एक स्मॉल टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ओनली जस्ट फॉर द 5-10 मिनट्स का। फर्स्ट करते हैं हम, द फॉलोइंग आर द पॉइंट टू बी नोटेड एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल्स एंड द ITR। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मिसमैच ऑफ टर्नओवर एंड परचेज फ्रॉम GST एंड इनकम टैक्स रिटर्न। वैसे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा लैंग्वेज। मिसमैच इज़ व्हाट? मिसमैच ऑफ टर्नओवर एंड परचेज जो हमने अपनी GST रिटर्न में दी थी और जो हमने अपने फाइनेंशियल्स में एज़ पर इनकम टैक्स रिटर्न भी हमने उसमें अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रिटर्न भी हमने उसमें डाल दी है, तब भी वो हमारी उसकी वजह से मिसमैच हो गया। परचेज एंड और सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड फॉरगेट टू मेंशन इन ITR। भाई हमने कोई परचेज करी, सेल करी, कोई हाउस प्रॉपर्टी की, कुछ भी हमने करा, प्रॉपर्टी परचेज करी, देन उसके लिए हम फॉरगेट करके हमारी ITR में नहीं आई, बट वो एक लमसम अमाउंट है, कुछ भी अगर हम करते हैं तो ऑफकोर्स AO को सब पता लग जाता है। फॉरगेट टू क्लेम प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन एंड इंटरेस्ट। हमारा कोई होम लोन चल रहा था, उसके लिए हमें डिडक्शन मिलती है, वो भी हमारी रह गई थी लेनी हमसे, इंटरेस्ट मिलता है वो भी रह गया था। फॉरगेट टू क्लेम डोनेशन, क्लेम डिडक्शन ऑफ डोनेशन, हमें डिडक्शन मिलती है डोनेशन की, वो भी हम भूल गए थे लेना। या फिर ऐसा हो सकता है हमने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया था रिलेटेड पर्सन से एंड ऑल्सो रिसीव किया था अनरिलेटेड से, हमने आइडेंटिफाई नहीं करा कौन सा रिलेटेड से था कौन सा अनरिलेटेड से था और हमने दोनों को एज अ रिलेटेड दिखा दिया। बट वट एवर द केस इज़ दैट कि गिफ्ट एक्सेप्ट किया था उस केस में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है पर्सनल प्रॉपर्टी, जो अगर कोई हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी वो हमने अपने रियल एस्टेट बिजनेस में एज अ स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफ़र कर दी विदाउट एनी पेपर वर्क, ये भी गलत है। या फिर हमने वाइसी वर्सा हमारी बिजनेस कोई थी, स्टॉक इन ट्रेड था, उसे हमने एज अ पर्सनल बना लिया, पर्सनल प्रॉपर्टी बना ली। दिस इज़ द मे बी केस हो सकता है। इफ़ अ पर्सन होल्ड मल्टीपल बैंक अकाउंट एंड फॉरगेट टू मेंशन ऑल द बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन इन ITR। भाई अगर सपोजिटली आप लोग वैसे किसी के पास 5-6 बैंक अकाउंट होंगे, उसमें से आपकी हर बैंक में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हो रही है और आपने कुछ अकाउंट आपने छोड़ दिए, तो ये भी मिसमैच आ जाएगा। इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, शेयर ट्रांजैक्शन, इंट्राडे ट्रांजैक्शन का कोई जिक्र ही नहीं है, कुछ करा ही नहीं शेयर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। हमने जो भी बिज़नेस हमारे चल रहे थे हमारे, उसमें कुछ भी हमने ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रखी या दिखाई है बहुत लेस अमाउंट पे दिया, इंट्राडे ट्रांजैक्शन नहीं हमने अलग से शो कर रखी। वट एवर द केस हो सकता है। सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, हमने कोई एग्रीकल्चर अपना लैंड सेल किया, फॉरगेट कर दिया अपने ITR में लेने के लिए। फिर उसके बाद आता है फॉरगेट टू टैक्सेबल कैश रिसिप्ट, फॉरगेट टू टैक्सेबल कैश रिसिप्ट। अब भाई अगर कोई, मैं कहती हूँ हमारा कोई बिजनेस है जिस पे हमारी काउंटर सेल होती है, कैश में भी होती होगी ऑफकोर्स, हमारी उसमें भी होती होगी, क्रेडिट कार्ड वट एवर द पेमेंट हम कह सकते हैं हमारी उसमें होती होगी, तो उसको भी हमने क्या करा, हमने जो कैश रिसिप्ट थी वो हमने ITR में ली नहीं है। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट विदाउट एनी प्रूफ फ्रॉम वेयर इट इज़, हमारे अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा जमा होता जा रहा है और हम कोई प्रूफ ही नहीं दे पा रहे ये किस चीज़ का है। भाई अगर हमने, सिंपल सी बात है, अगर हमारे सेल परचेज से रिलेटेड है तो हमें पता होगा कि इस कस्टमर से आया, कितना पैसा है बैंक अकाउंट में, बट ये तो हमें पता है, मतलब कि हमें पता है कि किससे आया, बट हम ना AO को प्रूफ ही नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, जो कि हमें सेक्शन 245, अब सेक्शन 245 AO कब इन्वोक करेगा। सपोजिटली आपका रिफ़ंड पड़ा था पिछले साल का और इस बार का आपकी बनती है डिमांड, अभी तक वो रिफ़ंड प्रोसेस ही नहीं हुआ, तो AO क्या करेगा, इन्वोक कर देगा 245 एंड एडजस्ट कर देगा रिफ़ंड अमाउंट को फ्रॉम द सच टैक्सेबल अमाउंट से एंड पेनल्टी से कर देगा। विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर गिवन लोन टू एनी पर्सन, हमने एनी थर्ड पार्टी को ऐसे ही लोन दे दिया, कोई टर्म एंड कंडीशन कुछ नहीं हुई, कुछ
डिसाइड नहीं हुआ। TCS कलेक्ट हुआ था ऑन कार परचेज पे, बट हमने वो डिपॉजिट नहीं कराया। सेम एज TDS ऑन रेंट, हमने कुछ इश्यूज थे कि TDS ऑन रेंट हमने डिपॉजिट नहीं कराया, या हमने कम जमा कराया या ज़्यादा जमा करा दिया, वट एवर द केस हो सकता है। FD रिन्यूअल इज़ नॉट मैंशन, हमारी FD रिन्यू होनी थी हमारी बुक्स में, हमने मैंशन ही नहीं करा। और न्यू FD हमने परचेज़ कर ली, इन कैश में परचेज़ कर ली, और प्रॉपर उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रॉपर रिसोर्स नहीं है। ये भी एक हमारा एक छोटा पॉइंट हो सकता है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अमाउंट अदर देन बैंक विच डिड नॉट डिस्क्लोज द सेम इन ITR। हमने क्या करा, हम कोई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपना कोई भी बिजनेस है हमारा है, उसके लिए हम कोई अगर एक सिंपल अदर बैंक यूज़ कर रहे हैं और वो हमने डिस्क्लोज ही नहीं करा, ये एक हमारा पॉइंट आ जाएगा। फिर आता है 1 person होल्ड मल्टीपल पैन नंबर, एक बंदे ने बहुत सारे पैन नंबर होल्ड कर रहे हैं, ये भी एक गुनाह आ जाता है कि भाई क्यों, किस लिए, हाँ जब हमारे पास सारी चीज़ें हैं फिर क्यों। सबसे बड़ी बात, फेलियर टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करी, ये भी होता है। ह्यूज फ्लक्चुएशन ऑफ इनकम एंड लॉस एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, हमने कहा हमारे PGBP की इनकम पिछली बार 3 लाख थी, इस बार हमने कह दिया ह्यूज लॉस, 50,000 रह गई, 10,000 रह गई, क्यों, कैसे, उसके लिए प्रॉपर हमारे पास कुछ रीज़न, स्पेसिफिक हमारे पास वैलिडेशन, हमें स्पेसिफिक हमारे पास कोई वैलिडेट एविडेंस होने चाहिए जिससे कि हम को प्रूव कर सकें। मिसमैच ऑफ TDS अमाउंट फ्रॉम 26 ईयर्स, हमारा क्या हुआ 26 ईयर्स से क्या हुआ, मिसमैच हो रहा है फॉर्म 26 ईयर्स से, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स हमें उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर किस वजह से मिसमैच हो रहा है। अगर हम TDS रिटर्न को रिवाइज करा सकते हैं प्लीज़ हम रिवाइज कराएंगे, बट अगर इन केस नहीं हो रहा तो वो हमें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है डिडक्शन क्लेम इन रिटर्न बट नॉट इन फॉर्म 16। सपोजिटली आप कोई डिडक्शन ले रहे थे, डोनेशन की थी, आपने ले ली, अपनी डोनेशन की होगी, मेडिक्लेम की होगी, वट एवर द केस, मेडिक्लेम की मैं कहती हूँ चलो डिडक्शन लेनी थी आपने, ठीक है, और आपने अपनी उसमें डिडक्शन क्लेम तो कर ली इन रिटर्न में, बट फॉर्म 16 में जब एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज करनी थी तब आपने डिस्क्लोज नहीं करी। अलाउंसेज एग्जेम्प्ट क्लेम्ड इन रिटर्न बट नॉट इन फॉर्म 16, सेम HRA आपने क्लेम नहीं कर रहे थे एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयर को, बट आपने रिटर्न में क्लेम कर लिया। TDS हैज़ बीन क्लेम्ड ऑन एडवांस रिसीव बट नो इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर। TDS आपका फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। TDS आपका था कि फॉर द TDS हैज़ बीन क्लेम, आपका TDS 31 मार्च को आपने ले लिया, ठीक है, TDS तो आपने क्लेम कर लिया, बट उसकी जो इनकम थी वो अप्रैल में टैक्सेबल हो रही थी फॉर एनी रीज़न, तो इसलिए वो उसका भी मिसमैच आ सकता है, वो भी ध्यान रखिए आप। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम रिसीप्ट या फिर रिसीप्ट ऑफर्ड इन प्रीवियस ईयर एंड TDS इज क्लेम इन द फाइनेंशियल ईयर। हमने इनकम तो पहले ही टैक्सेबल कर दी थी, बट अब फाइनेंशियल ईयर में TDS नहीं हमारा जमा हुआ था, इसमें भी हमारा आ जाता है इशू। इनकम इज़ नॉट चार्जेबल टू एग्जाम टैक्स और एग्जाम, कोई भी हमारी सपोजिटली मैं आपको कहती हूँ अगर हमारी कोई भी इनकम थी जो एग्जाम थी, हमने वो टैक्सेबल कर दी, हमने उसका एग्जाम करना ही भूल गए, ये केसेस होते हैं। अभी आपको लगेगा शायद ऐसे कैसे हम भूल सकते हैं, एग्जाम्ड इनकम को हम टैक्सेबल कर देंगे, हमें ये थोड़ी, बट ये केसेस हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना है इन पॉइंट्स को। मैं थोड़े से सिमिलर मैं कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ जिसकी वजह से आपको ये हेल्प मिलेगी फ्यूचर में। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट इनकम एंड नेट इनकम इज़ कैपिटलाइज्ड, मीन्स आपका कोई FD पे इंटरेस्ट एक्रू हो गया था, बट एक्रू बेसिस पे हमारी इनकम तो टैक्सेबल हो जाती है, देन हमने अपनी इनकम को रिटर्न में नहीं लिया, इस वजह से ये हमारा पॉइंट आ जाता है। DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये हमारा आ जाता है कि हमारी नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। इन केस ऑफ NR जो हम कहते हैं बात, ये हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करते। DTA हमारा जब आ जाता है, DTA एग्जिस्ट करता है, देन उसके बाद हम क्या कहते हैं, शैल नॉट बी टैक्सेबल, वो इनकम हमारी कोई भी टैक्सेबल नहीं होती। इनकम ऑफ द ट्रस्ट AOP इज टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द बेनिफिशियरी और मेंबर। सपोजिटली TDS आपका डिडक्ट हो गया, किस पे डिडक्ट हो गया, पैन नंबर ऑफ द ट्रस्ट एंड AOP, बट वो जो इनकम थी वो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बेनिफिशियरी थी, इसकी वजह से आ जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्या कि रिसिप्ट कंसिडर अंडर डिफरेंट हेड ऑफ इनकम इन द रिटर्न एज अगेंस्ट द सेक्शन विच इज़
इट इज़ डिडक्टेड। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, आपका रेंट था 194 आई का, उसको आपने शोन कर दिया एज अ बिजनेस इनकम, जबकि वो शोन होना चाहिए था आपका अदर इनकम में या रेदर शोइंग एज द हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ये केस हो सकते हैं, घबराइए नहीं दोस्तों। अगर ये आपके केस आ भी जाते हैं, मिसमैच का आ भी जाते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। एओ आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगा, आपको एग्री और डिसएग्री करना है विद द मिसमैच के साथ एंड चूज़ करना है। देन उसके बाद उसमें एक रीज़न डालना है, उसमें जब हम डालते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं उस रीज़न को, और वो टाइम लिमिट जो होती है हमारी वो 30 दिन की होती है। सो दोस्तों, टुडे द टॉपिक इज़ दिस ओनली एंड आई होप ये आपको थोड़ा हेल्पफुल करे एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ योर बुक्स, एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ योर इनकम टैक्स।